कल से लेकर अब तक की परफॉर्मेंस और उसका जो सबसे बड़ा क्लाइमेक्स आया, डोनाल्ड जे ट्रंप ने सीज फायर की खुशखबरी सुनाई है दोनों खिते। देखिए, जिस तरह आपने कहा ना कि ये सीज फायर नहीं है, ये पाकिस्तान की फतह है सर, उसका अगर आपने सबूत देखना है तो इस वक्त आप इंडियन टीवी चैनल्स देखें, वहां पे जो आहो पुकार है और जो चीखें निकल रही हैं उनके एंकर सीज फायर के बाद ज्यादा निकल रही हैं, क्योंकि उनको तो वो अपने लोगों को वादा करके बैठे, फतह करने आ रहे थे। वो कह रहे थे कल चाय पियेंगे लाहौर में जाके, जो है यहाँ पे खाना खाएंगे, ये करेंगे खाना में बगैर मेंबरशिप के, हालांकि मेंबरशिप बगैर जा नहीं सकते। कराची पहुंच गए, सियालकोट पहुंच गए, अब उनको आगे जो है वो सीज फायर हो गया। दूसरी बात है कि आप देखें ये चीज़ों को अगर सही पर्सपेक्टिव में देखना है ना, तो आप देखें ये जो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, ये इसके पीछे एक उनकी थिंकिंग है, एक पर्सपेक्टिव है। अच्छा, और वो ये है कि यहाँ पे जो साउथ एशिया है, इसके आसमानों पर हुक्मरानी किसकी होगी इस जंग ने, या ये जो पिछले 10 दिन से जो तमाशा लगा, इसने इस चीज़ का फैसला करना था। बिल्कुल सही। आप देखें 2019 में जब हमने उनका त्यारा गिराया, पायलट पकड़ लिया, तो उस 6 सालों में भारत ने तैयारी की 6 साल इस मार्के की जो है। कैसे मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक ऑफेंसिव उन्होंने हथियार खरीदा जो कि राफेल जेट्स थे, और ये वैलिड पॉइंट है कि उन्होंने तैयारी राफेल का लेने तैयारी की इंडिकेशन है। दूसरा डिफेंसिव जो S-400 उन्होंने लिया, दोनों पाकिस्तान ने उड़ा दिया। और आप ये देखें, इस बात का भी ये सबूत है कि जब पाकिस्तान ने 2019 में उनके तैयारी गिराए, तो फिर हमने 6 साल फतह का जश्न नहीं मनाया। 6 साल हमने भी तैयारी की इस मार्के की जो बिल्कुल सही। और हम जो है अपने दोस्त ममालिक के पास गए, उनसे हमने टेक्नोलॉजी, चाइना खास तौर पे, चाइना के साथ हमने उनसे टेक्नोलॉजी हासिल की। इस वक्त आप देखें जो हमारे डिप्टी एयर चीफ थे, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में भी बताया, हमारे पास 100% विजिबिलिटी है इंडिया के स्काइज की, कि चप्पे चप्पे पे जब मूवमेंट होती है तो हमें, तो ये कैपेबिलिटी हमारे पास पिछली दफ़ा नहीं थी इस लेवल की जो है। तो पहली बात तो ये कि दोनों ममालिक ने 6 साल इसकी तैयारी की। पाकिस्तान ने जो अपने रिसोर्सेज के मुताबिक की, भारत ने ऑलमोस्ट $15 बिलियन लगाए, और आप देखिए 3 दिन के अंदर अंदर वो 2 हथियार जो उन्होंने हासिल किए थे, वो दोनों ढेर राफेल, ठीक है ना। तो ये एक तरह से ये पाकिस्तान की फतह है कि अगर यहाँ आज सीज फायर हो रहा है, तो इसके बाद जो है पाकिस्तान का एक तरह से अपर हैंड है, क्योंकि उनके जो 2 जदीद तरीन हथियार उन्होंने पाकिस्तान से लड़ने के लिए मुकाबला कोई नहीं बनता, इतनी बड़ी पावर है, उसके बावजूद अगर वो सीज फायर में मादा होगा, ये उनकी सबसे बड़ी शिकस्त है। ये देखें ना, नहीं बात दूसरी ये है कि जो उन्होंने जो ख्याल था उनका, आप देखें ना, उनको तो अपने पायलट, उनके पायलट भी डीमोरलाइज हैं इस वक्त, जो है वो राफेल ग्राउंडेड है। उसकी रीजन क्या है? उन्होंने तो अपने पायलट्स को ये बताया था तुम्हें कोई हिट नहीं कर सकता इस जहाज में, राफेल में बैठ के, तो वो तो उड़ते साथ ही जो है वो उनको यानी हिट कर दिया गया। तो इस वक्त जो है वो डीमोरलाइज हुए हैं। आप आज की उनकी प्रेस ब्रीफिंग देख लें। फिर एक बात और देखें, ये जो उनकी आज की इंडियन ऑफिशियल्स की प्रेस ब्रीफिंग है, ये सुबह 5:15 बजे होनी थी, उसको उन्होंने 5 मिनट पहले सारे वहां पे रिपोर्टर्स वगैरह, ये वो टीवी जो है वो ऑन लाइव ले गए थे, यानी वो प्रेस ब्रीफिंग जो है वो कैंसिल हुई वहां से, और वो 10 बजे दोबारा उन्होंने दी। और फिर आप उस ब्रीफिंग में देखें उनके कंधे गिरे हुए हैं, और जो टोन थी 2 दिन, वो मैं भी दिखाता हूं, 2 दिन पहले जो टोन थी और फिर आज टोन थी, आज उन्होंने रजामंदी भी जाहिर की कि हम डी एस्केलेशन के लिए तैयार हैं। तो ये आप देखें ना, ये पाकिस्तान की फतह है। बिल्कुल, मैं जो आप ये जो हम सीज फायर तक पहुंचे, इसका समझना बड़ा जरूरी है। लेकिन उससे पहले अहमद अवैस साहब, आप लास्ट टाइम मेरे शो पे आए थे और आप पाकिस्तान फौज को ये कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि जनाब स्विफ्ट एंड प्रॉम्प्ट एक्शन। आज कल रात से लेकर अब तक अफवाज पाकिस्तान ने जो एक्शन किया है, हमें एज अ कौम उसे फख्र होना चाहिए कि जिसने हिंदुस्तान को मजबूर कर दिया सीज फायर के ऊपर। वो दौड़ा गया अमेरिका के पास, रिक्वेस्टें की हैं कि जनाब, हालांकि करना हमें चाहिए था, गया हिंदुस्तान। कितनी बड़ी फतह समझते हैं सर अपनी इखलाकी और स्ट्रेटेजिकली और मिलिटरीली? अवैस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बहुत फजल है जी, जिस अंदाज में पाकिस्तान को इस फतह से हमकिनार किया है जी, ये इतनी बड़ी फतह है कि मैं आपको बताऊं कि उनका इतना बड़ा प्रोग्राम, नॉट ओनली कि ये इंडिया का अपना प्रोग्राम, ये अमेरिका का जो अभी जो बाईपोलर वर्ल्ड बन रही थी, तो वो इंडिया को उन्होंने तजवीज़ किया हुआ था इजराइल की प्रपोजल के ऊपर कि साउथ एशिया का मिनी सुपर पावर बनाया जाएगा टू फेस चाइना। सही। अब उनको पता लगा कि वो पहलवान तो जो है, ये तो पाकिस्तान से मुकाबला करने को तैयार नहीं है, लड़ने के काबिल नहीं है, ये चाइना के सामने कहां खड़ा होगा। अब तो वो उनका सारा ये बड़ा अच्छा एक्सपोज हुआ है, इंडिया बिटरली एक्सपोज हुआ है, बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है। और दूसरी बात आपको जी सर, दूसरी बात आपको ये बताऊं कि दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो वो सीज फायर का कह रहे हैं, देखिए इसको नहीं कहते कि ये एक एतबार से पाकिस्तान की फतह है, ये यकीनन पाकिस्तान की फतह है।
जी जिस बिल्कुल अंदाज में उनके वो सीज फायर के लिए आए हैं, और आपने देखा होगा कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जब उनका एक ब्रिगेड तबाह किया गया परसों सुबह, कल सुबह, जी जी तो आपने वो देखा होगा कि उन्होंने जल्दी में अपनी बनियान सफेद रंग की लटका के तो वो सफेद झंडा लटकाया। पीस का बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, हाल ऐसे ही ये था उनका। है। बिल्कुल सही। और दूसरी बात ये, और उसके बाद मैं ये बात कहूंगा कि देखिए इस वक्त क्वेश्चन ये है कि सिंस ये सुलह जो है अब हमारी टर्म के ऊपर होगी, हम सुलह पसंद हैं, सुलह करना चाहते हैं, हम लड़ाई तो चाहते ही नहीं है, लड़ाई तो हम पे इम्पोज की गई थी, तो लिहाजा हमें वो ऐसा मुक्का मारना पड़ा है कि जहां से उनके हवास जो हैं वो दुरुस्त करने जरूरी थे। बिल्कुल ठीक है, आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है कि हमारी टर्म्स पे सुलह होनी चाहिए। बर्निंग इशू, जी जी बर्निंग इशू सर बताइए। हमारी टर्म में सबसे बुनियादी चीज हमारी बोन ऑफ कंटेंशन क्या है इंडिया के साथ? बोन ऑफ कंटेंशन ऑब्वियसली कश्मीर को उन्होंने पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन बना लिया और अपने आइन का हिस्सा बना लिया, तो क्या हमने छोड़ दिया उसको? ये वही इंडिया है कि जिसने जब ये हमारी ट्राइबल एक मिलिटेंट फोर्स के साथ ये लड़े थे और इस बुरी तरह से इनको हसीमत उठानी पड़ी थी, मार पड़ी थी, तो नेहरू ने जाके यूएनओ के अंदर रेजोल्यूशन प्लेबिसिट का खुद दिया था वहां पर, पाकिस्तान ने नहीं दिया। बिल्कुल ठीक ऐसे ही था। ये प्लेबिसिट का रेजोल्यूशन इनका दिया हुआ था। लेकिन वैसे मेरी गुजारिश ये है कि आप कश्मीर को लाया जाए, मेरी अर्ज सुने आप सुलह के अंदर जी, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर कश्मीर को पता नहीं मानते कि नहीं मानते लाना चाहिए, लेकिन मेरी अगर सुन लें, मेरे ज़हन में ये बात बदल जाए तो मौजूद है कि और कुछ करें ना करें, और ये मैं डॉक्टर कमर चीमा साहब जो है हमारे दफाई उनके सामने भी रख रहा हूं, आप लोगों के सामने भी, और कुछ करें ना करें सीज फायर की टर्म्स के अंदर ये सर मैं अर्ज कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं और सबको, सीज फायर की टर्म्स के अंदर ये टर्म जरूर होनी चाहिए। उस्मान साहब सुन रहे हैं आप, गाई साहब, कि भाई हिंदुस्तान में कभी भी कोई टेररिज्म हो, इसका जब तक आप साबित ना करें, ये थोड़ी कि वहां पे टेररिज्म और हम पे आप मिसाइल दाग दें। इस तरह तो पाकिस्तान में लास्ट 1 ईयर में 1000 बंदा टेररिज्म से मरा है, शहीद हुआ है पाकिस्तानी। अभी जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, वहां से बीएलए वाले टेररिज्म कर रहे हैं, वहां से अफगानिस्तान से, तो ये तो फिर हम भी मिसाइल दाग दें उधर। तो ये ऐड होना चाहिए कि जनाब हिंदुस्तान का टेररिज्म का हमसे क्या ताल्लुक है? कामरान एक फिक्र मैं ऐड कर दूं जी, ये आप देख लेंगे कि 3 जो है ना बड़े सिग्निफिकेंट फिक्र होंगे। एक पहली बात ये है कि पाकिस्तान के जो बीएलए है और जो टीटीपी है, इनके पीछे इंडिया हाथ हटाएगा। कश्मीर पे भी बात तो होगी और इंडिया के अंदर जो टेररिज्म होगा वो भी पाकिस्तान पे नहीं छाया जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि अब ये, लेकिन मेरा ख्याल ये यही होगा। इस तजर्बे के बाद वो वैसे ही थोड़े मोहतात होंगे। सेक्रेटरी मार्को रूबियो का भी जी ट्वीट हमारे सामने इस वक्त आ चुका है, अगर मैं उसको पढ़ सकूं, अगर हम बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने लिखा हुआ है। आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस द गवर्नमेंट्स ऑफ ओवर द पास्ट 48 आवर्स Vice President, I have engaged with senior Indian Pakistani officials, including Indian Prime Minister Narendra Modi and Shehbaz Sharif, External Affairs Minister, whoever Jay Shankar, Chief of Army Staff Asim Munir, and National Security Advisors Ajit Doval and Asim Malik, जो पाकिस्तान के DI साहिब हैं. I am pleased to announce the governments of India and Pakistan have agreed to an immediate ceasefire and to start talks on a broad set of issues at a neutral site. Broad set of issues. We commend Prime Ministers Modi and Sharif on their wisdom, prudence and statesmanship in choosing the path of peace. तो एक तो न्यूट्रल साइट होगी जी ये, और दूसरा जो है ऑब्वियसली इसके अंदर अब जो टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे सामने, उसमें मेरा तो ये कहना है कि ये लाजमी हुआ कि टेररिज्म की बेस के ऊपर पूरे अपने मुल्क और खिते को जंग के उसमें धकेलना, ये तो इंडिया से आप अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए इस पीस ट्रूस के अंदर, ये जो भी सीज फायर हो रहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल है। इस तरह तो पाकिस्तान अब तक 50 हमले कर चुका हो इंडिया के ऊपर, जितना टेररिज्म इंडियन स्पॉन्सर्ड पाकिस्तान में हो रहा है, और उसके प्रिंट्स भी हैं। क्या कुलभूषण यादव, क्या डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपका अपना टेक क्या है इस सीज फायर के ऊपर? सर बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान को बड़ी मुबारक, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के मीडिया को, जो मजबूत पाकिस्तान ने कल जवाब दिया, कुछ घंटों का जवाब है और हर चीज जो है वो घुटनों पे आ गई। और आपको मैं थोड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं जनाब, इतनी शर्मिंदगी है नरेंद्र मोदी साहब को कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ये शेयर नहीं किया कि ये हम जो है वो डीएस्केलेट कर रहे हैं और सीज फायर कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर शर्मिंदगी से शेयर नहीं कर रहे। मैं उनके कंप्लीट, जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैं तमाम डिजिटल हैंडल्स को देख रहा था, वो शर्मिंदगी से शेयर नहीं कर रहे। उन्होंने अपने फॉरेन सेक्रेटरी से कहा है कि जी जनाब
आप आए और आप इस एक्सप्लेन करें। और मैं समझता हूं कि और वो भी उन्होंने कहा है जनाब कि आज 3:30 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने राब्ता किया भारत से और कहा कि हम जो है फायरिंग बंद करना चाहते हैं, लैंड, एयर एंड सी, और मामलात वहीं पे कंक्लूड हो गए। तो इमेजिन ये करें कि वो अपनी आवाम को ये बताना चाहते हैं कि जो कल रात पाकिस्तान ने जो हैवी बम्बार्डमेंट की, जो कल रात मिसाइल स्ट्राइक वहां पे हुई, मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी का इतना कॉन्फिडेंस लो है कि ना तो वो खुद इसकी अनाउंसमेंट कर सके सीज फायर की, ना उनके फॉरेन मिनिस्टर इस अनाउंसमेंट की सीज फायर कर सके। उनको फॉरेन सेक्रेटरी को आके तो डीजीएमओ की कन्वर्सेशन को एक्सप्लेन करना पड़ा अपने इंडियन ऑडियंस के सामने। तो यहां से तो ये पता चलता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो चुका हुआ है। और वो दूसरी बात है, मैं जो आपने कामरान साहब बात की, देखिए इन्होंने एक नई अपने लोगों के लिए सामने एक और चीज रखी है कि अगर इंडिया के अंदर दोबारा अटैक होगा तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे। कामरान साहब, पाकिस्तान के अंदर ये रोज टीटीपी को और बीएलए को सपोर्ट यही मैं कह रहा हूं, हमारे तो खिलाफ रोज एक्ट ऑफ वॉर हो रहा है। जी जी, ये रोज एक्ट ऑफ वॉर है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को भी इस एक्ट को उसी लेवल पे ले जाना चाहिए जो अजीत डोभाल की डॉक्ट्रिन है डिफेंसिव ऑफेंस, कि आप पाकिस्तान के अंदर घुस के इन नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करें। मैं समझता हूं कि ये मौका है कि पाकिस्तान एक बड़ा क्लियर केस बनाए। हमने 80,000 लाशें उठाई हैं सर, इसमें राय ले लेते हैं सबकी, बिल्कुल ठीक है, इसमें राय लेते हैं। आपने इस पॉइंट के ऊपर उस्मान साहब आपकी क्या राय, सीज फायर जो हो उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए न्यूट्रल साइड के? अब तो पाकिस्तान जो है वो रिलेटिवली बहुत बेहतर बेस्ट पोजीशन में है इंडिया के खिलाफ। असल में आप देखें, मेरा ख्याल तो ये कि जो भी कंडीशंस वो मैटर ही नहीं करती इस वक्त, क्योंकि आप ये सारी सिचुएशन पैदा इसलिए हुई है कि भारत कहता था हम तो पाकिस्तान के साथ बात ही नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी कामयाबी कर दिया कि वो एक न्यूट्रल मुकाम पे जो है पाकिस्तान से गुफ्तगू के ऊपर तैयार हो गए। तो यानी पोजीशन उन्होंने नीचे आए ना अपनी पोजीशन से। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। और आप देखिए जितने भी पाकिस्तान ऑफिशियल्स गए हैं इंटरनेशनल मीडिया पे, उन सब ने ये कहा कि भाई हमारे साथ बैठ के गुफ्तगू करें। जब आप गुफ्तगू नहीं करेंगे, आप कहेंगे हमने लड़ना है, तो फिर तो कोई मसला हल नहीं हो सकता, फिर तो लड़ाई होगी। लेकिन चले तो इसलिए मेरा ख्याल क्या टर्म्स होनी चाहिए? आप देखिए, दूसरी ये बात मैं आपसे, वैसा मैं आ रहा हूं आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूं कि ये अगर कोई भी वाकया हो जाए, अगर इस तरह, तो कल को कोई थर्ड कंट्री जो है वो लड़ाना चाहती है, वहां पे कोई वाकया हमारे भी बहुत टेररिज्म हो रहा है, हमने तो मिसाइल दागे उसके ऊपर, तो इसलिए तो नहीं बनती है। आप देखें, ये बात तय होनी चाहिए, कोई मैकेनिज्म, कोई कमेटी दोनों ममालिक के दरमियान बनाए कि जिसके अंदर कोई ऐसा वाकया हो तो वो साबित करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि हम टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, वो एक दूसरे के साथ एविडेंस शेयर करें। और वो यानी कोई इस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए दोनों ममालिक के दरमियान। अगर वो फेल हो जाए फिर आप कोई एस्केलेट करें चीजों को। वैसा क्या टर्म्स होनी चाहिए आपके ख्याल में अहमद वैसा? देखिए, दो चीजें हैं। देखिए, अभी उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी जो था यूनिलैटरली उसको उन्होंने सस्पेंड किया, ये आपके सामने है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत किया। इसी तरह से जो कश्मीर का डिस्प्यूट राइट 1947 से, अक्टूबर 1947 से ये डिस्प्यूट जो है वो शुरू हुआ है और अब तक है, उसको यूनिलैटरली उन्होंने इंडियन यूनियन का हिस्सा बना दिया और कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया। ये भी यूनिलैटरली किया। शिमला एग्रीमेंट को भी उन्होंने बाईपास किया और उन्होंने यूएनओ के रेजोल्यूशन को भी बाईपास किया। लिहाजा ये दोनों चीजें शामिल होनी चाहिए और कोई चीज बाईलैटरल नहीं होगी, यूनिलैटरल नहीं होगी। ठीक, जब तक के ये डिस्कस करके कोई चीज ये इट शुड बी मेड क्लियर। ये एग्रीमेंट करते हैं तो हम सुलह करते हैं, नहीं तो करते हैं तो हम तो बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, हम बैठे हुए हैं, बिल्कुर ठीक है। और एक कोई तरीका नहीं है कि आज क्योंकि एक बात सुनिए, हम ये समझें कि जनाब आज उन्होंने हाँ कर दिया तो हम बहुत खुश हो गए कि जी हाँ देखो जी इंडिया हाँ कर गया। मैं ये कहता हूं कि ट्रंप साहब को भी, प्रेसिडेंट ट्रंप को भी कल तो ना वो कह रहा, उसकी मूड और था, आपने सुना कल प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहा था हुए थे मिसाइल के, डिफेंस सिस्टम भी तोड़ा हुआ था इंडिया का हमने।